भारत की आजादी की महान गाथा में कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इतिहास सायों से भी भरा है। इन सायों में वो नायक बसते थे जिनकी कहानियां शायद ही कभी सुनाई जाती हैं। ये थे गुमनाम क्रांतिकारी, द अनसंग रेवोल्यूशनरीज। उन्हें शोहरत की चाह नहीं थी, उन्हें किसी इनाम की इच्छा नहीं थी। उनका बस एक ही सपना था, आजाद भारत। वे चुपचाप काम करते थे, गुप्त योजनाएं बनाते थे और अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। शायद उनके नाम हर किताब में न हो, लेकिन उनकी आत्मा हमारी आजादी के ताने बाने में बुनी हुई है। वे हमारी आजादी के खामोश पहरेदार हैं। वे भूले बिसरे सिपाही जो हमारे कल के लिए लड़े। यह कहानी है ऐसी ही दो बहादुर आत्माओं की, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। दत्त का नाम अक्सर फुसफुसाहट में लिया जाता है, एक बड़ी गाथा में एक फुटनोट की तरह, लेकिन उनकी बहादुरी किसी से कम नहीं थी। उनका बलिदान भी उतना ही गहरा था। दोनों ने मिलकर एक ऐसे मिशन पर काम किया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। वे जानते थे कि रास्ता खतरनाक था। वे जानते थे कि इसका अंजाम असहनीय पीड़ा या मौत भी हो सकता है। फिर भी वे बिना किसी डर के उस पर चले। उनकी कहानी सिर्फ बगावत की नहीं है, यह क्रांति की आग में तपी एक अटूट दोस्ती की कहानी है। दिल्ली 1929। शहर औपनिवेशिक शासन की चादर ओढ़े सो रहा था, लेकिन उसकी छिपी गलियों और धूल भरे ठिकानों में एक क्रांति पनप रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गुप्त रूप से मिलते थे। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वे सिर्फ साथी नहीं थे, वे एक साझा मकसद के लिए भाई थे। उनकी मुलाकातें आधी रात के सन्नाटे में होती थीं। वे दबी आवाज में बात करते थे। हर शब्द एक जोखिम था, हर योजना खतरे की ओर एक और कदम था। अंग्रेज पुलिस हर जगह थी, मुखबिर हर कोने में छिपे थे, लेकिन उनके दिलों में आजादी की आग किसी भी डर से ज्यादा तेज जल रही थी। उनके पास सोए हुए देश को जगाने की एक योजना थी। उनका निशाना दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। असेंबली यह भारत में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था। यह वो जगह थी जहां भारतीयों को जंजीरों में जकड़े रखने के लिए कानून बनाए जाते थे। क्रांतिकारी एक संदेश देना चाहते थे, एक ऐसा संदेश जो इतना बुलंद हो कि पूरी दुनिया में सुना जाए। उन्होंने असेंबली हॉल में बम फोड़ने का फैसला किया। बम एक अलग तरह का था, किसी को मारने के लिए नहीं, इसे सिर्फ एक आवाज करने के लिए बनाया गया था। एक जोरदार धमाका, दो दमनकारी नए कानूनों के विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट। दो नौजवान अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगाएंगे? इतनी निश्चित पीड़ा का रास्ता क्यों चुनेंगे? इसका जवाब ब्रिटिश शासन द्वारा थोपी गई उस घुटन भरी खामोशी में था। भारत की जनता अन्याय के बोझ तले कुचली जा रही थी। पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, ये कानून हर तरह के विरोध को चुप कराने के लिए बनाए गए थे। पहला बिल सरकार को किसी को भी बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की इजाजत देता था। दूसरा बिल मजदूरों की हड़ताल को गैर कानूनी बनाता था। यह हर भारतीय के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला था। अंग्रेज खामोश गुलामों का एक राष्ट्र चाहते थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जानते थे कि सिर्फ शब्द काफी नहीं थे। याचिकाएं दायर की जा चुकी थीं, विरोध प्रदर्शन हो चुके थे। ब्रिटिश सरकार लोगों की दलीलों के प्रति बहरी थी। सत्ता से पैदा हुआ एक अहंकार। उनका मानना था कि इस उदासीनता को तोड़ने के लिए एक नाटकीय कार्रवाई की जरूरत थी। उन्हें राष्ट्र को जगाने के लिए एक बुलंद आवाज की जरूरत थी। असेंबली में बम धमाका एक प्रतीकात्मक भाषण था, आतंकवाद नहीं। सुने जाने की एक हताश कोशिश जब दूसरे सभी रास्ते बंद हो चुके थे। एक ऐसी व्यवस्था से लड़ना जिसने शांतिपूर्ण विरोध को असंभव बना दिया था। उनका लक्ष्य सिर्फ दो बिलों का विरोध करने से कहीं ज्यादा था। एक बहुत बड़ी सोच, पूरे देश में क्रांति की आग जलाना। अदालत खचाखच भरी हुई थी। अंग्रेज जज ऊंची बेंचों पर बैठे थे। उनके चेहरे गंभीर और कठोर थे। उनके नीचे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खड़े थे। वे डरे हुए नहीं थे, वे विद्रोही थे। उनका मुकदमा शुरू हुआ, लेकिन यह न्याय के लिए मुकदमा नहीं था, यह एक दिखावा था। क्रांतिकारियों की मिसाल कायम करने के लिए रचा गया एक नाटक। फैसला पहले ही हो चुका था, लेकिन भगत सिंह और दत्त की अपनी पटकथा थी। वे दया की भीख नहीं मांगेंगे, वे अपना संदेश देने के लिए वहां थे, अपने ही क्रांतिकारी नाटक के मुख्य कलाकार। हर दिन वे अदालत में नारे लगाते हुए दाखिल होते, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। नारे हॉल में गूंजते, सत्ता को चुनौती देते। अंग्रेज जज गुस्से में थे। उन्होंने क्रांतिकारियों को चुप रहने का आदेश दिया, लेकिन उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सका।
भगत सिंह ने वकील लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी पैरवी खुद करने का फैसला किया, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दर्शन को समझाने के लिए। उन्होंने एक आजाद भारत की बात की, एक ऐसा भारत जहां कोई शोषण न हो, जहां हर नागरिक बराबर होगा। अदालत उनकी कक्षा बन गई और पूरा देश सुन रहा था। अखबारों ने हर विवरण की रिपोर्ट छापी, भाषण छपे और हजारों लोगों ने पढ़े। सजा सुनाई गई। अदालत का नाटक खत्म हो गया था। अब उनके संकल्प की असली परीक्षा शुरू हुई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ब्रिटिश जेलों की अंधेरी नम कोठरियों में डाल दिया गया। अंदर का जीवन जीता जागता नर्क था। खाना खाने लायक नहीं था, अक्सर उसमें कीड़े मकोड़े होते थे। खाने और बर्तनों में गंदगी और मैल। सफाई की हालत भयानक थी। कोठरियां छोटी थीं, कोठरियां अंधेरी थीं, कोठरियां अकेली थीं। यह सिर्फ कैद नहीं थी, यह उनके हौसले को तोड़ने की एक सुनियोजित कोशिश थी। ब्रिटिश अधिकारी उन्हें कुचलना चाहते थे। इन स्वाभिमानी क्रांतिकारियों को टूटे हुए इंसानों में बदलना चाहते थे। शारीरिक यातनाएं लगातार जारी थीं, पीड़ा की एक दैनिक दिनचर्या, लेकिन वे किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अमानवीय हालातों को सिर्फ अपनी पीड़ा के रूप में नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक कैदियों के खिलाफ एक अन्याय के रूप में देखा। इसलिए उन्होंने लड़ने का फैसला किया। उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा की। यह उनका नया हथियार था। उन्होंने मांग की कि उनके साथ राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार किया जाए, आम अपराधियों जैसा नहीं। उन्होंने साफ सुथरे भोजन की मांग की, पढ़ने के लिए किताबें और बुनियादी मानवीय गरिमा। भूख हड़ताल असीम साहस का विरोध था। पहले से ही कमजोर और कैद में रहते हुए दिन ब दिन खुद को भूखा रखना फौलादी इच्छा शक्ति की मांग करता है। ये मुट्ठियों से नहीं, बल्कि आत्मा से लड़ी गई लड़ाई थी। आइए रुककर इन नायकों के चेहरों को देखें। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें अतीत में झांकने वाली खिड़कियों की तरह होती हैं। वे खामोश हैं, लेकिन बहुत कुछ कहती हैं। नौजवान भगत सिंह की एक तस्वीर देखिए। उन्होंने एक हैट पहन रखी है। उनकी नजरें तीखी और सीधी हैं। उनकी आंखों में कोई डर नहीं है, सिर्फ दृढ़ विश्वास है। आप लगभग उनके भीतर जलती क्रांति की आग को देख सकते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिसने बहुत पढ़ा है, गहराई से सोचा है और अपने विश्वासों के लिए मरने को तैयार है। यह किसी अपराधी का चेहरा नहीं है, यह एक दूरदर्शी का चेहरा है। एक ऐसे नौजवान का जिसने एक बेहतर दुनिया का सपना देखा और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब बटुकेश्वर दत्त की एक तस्वीर देखिए। उनके चेहरे पर अक्सर एक शांति होती है, ज्यादा विचार मग्न। वे एक शांत गरिमा के साथ खड़े हैं। क्रांतिकारियों की सामूहिक तस्वीरों में वे एक निरंतर स्थिर उपस्थिति हैं। जहां भगत सिंह गरजते हुए बादल थे, वहीं दत्त एक अडिग पहाड़ थे। उनका चेहरा एक गहरे संकल्प को दर्शाता है, एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसे किसी ऊंची घोषणा की जरूरत नहीं थी। उस अंधेरी जेल की कोठरी में उनकी कल्पना कीजिए, भूख से कमजोर, फिर भी हार मानने से इनकार करते हुए। ये तस्वीरें समय के एक पल को कैद करती हैं, लेकिन वे जीवन भर के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे असाधारण साहस के युग के अनमोल अवशेष हैं। एक क्रांतिकारी का सफर दर्द से भरा होता है। भगत सिंह के लिए यह रास्ता फांसी के तख्ते तक ले गया। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु भगत सिंह पर एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को 23 साल की छोटी सी उम्र में भगत सिंह को उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। वे सिर ऊंचा करके फांसी के तख्ते तक गए। अपनी आखिरी सांस तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। उनकी शहादत ने पूरे देश में एक लहर दौड़ा दी। इसने उन्हें किंवदंती बना दिया, बलिदान का अमर प्रतीक। लेकिन बटुकेश्वर दत्त का क्या हुआ? उन्हें अंडमान द्वीप समूह की खौफनाक सेलुलर जेल काला पानी भेज दिया गया। यहां उन्होंने वर्षों तक क्रूर श्रम और अलगाव को सहा। सालों बाद रिहा होने पर वे एक भुला दिए गए इंसान थे। जिस आजाद भारत के लिए वे लड़े थे, उसने उन्हें पहचाना नहीं। उन्होंने गरीबी और गुमनामी का जीवन जिया। उन्हें जीवित रहने के लिए छोटे मोटे काम भी करने पड़े। इतना कुछ बलिदान करने वाले व्यक्ति के लिए यह एक दुखद और दर्दनाक अस्तित्व था। उनकी पीड़ा खामोश थी, जनता की नजरों से दूर। यह एक धीमी दर्दनाक शहादत थी। उनकी किस्मतों के बीच का अंतर दिल दहला देने वाला है। भगत सिंह ने गौरवशाली शहादत प्राप्त की। उनका नाम देश के दिल में हमेशा के लिए अंकित है। बटुकेश्वर दत्त, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उन्हें गुमनामी और कठिनाई के जीवन के लिए छोड़ दिया गया।
1965 में उनकी मृत्यु के बाद बटुकेश्वर दत्त का अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला में उसी स्थान पर किया गया जहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया था। मृत्यु में दोनों साथी फिर से एक हो गए।